हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीवर। आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। आज हम टैगवर्ड के द्वारा नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन को देखेंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, यह सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है। ठीक है, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, जो कि ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, इसलिए नेगेटिव ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इसमें अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे हुआ रहता है, निम्न से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है, तो ये सत्य वाले ऑप्शन ए है, बी है और सी है, लेकिन डी नहीं है। क्योंकि डी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे समान से विशिष्ट की ओर होता तब जाकर के ये सही होता, लेकिन यहाँ विशिष्ट से समान की ओर हो, इसलिए ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हुआ है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कब से कब होती है। तो देखिए, 4 अवस्था बताई हुई है प्याजे महोदय ने। ठीक है, 4 स्टेज। एक 0 से 2 वर्ष यहाँ पर दिया गया हुआ है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष, तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष और चौथी अवस्था है 12 से 20 तक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है तीसरी मतलब तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदानों के परिणाम है। तो यहाँ पे देखिए, मानव का विकास किसके किसके योगदान का परिणाम है। तो यहाँ पे देखिए, अभिभावक एवं अध्यापक, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशाक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका जो है परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, ये दोनों को मिला करके ही हम विकास कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। तो प्याजे के अनुसार जो है संतुलीकरण है, अनुभव है, ठीक है, लेकिन सामाजिक संचरण ये नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो पूछा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का। 5 में दिया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 5 में, अधिकतम बच्चों को वो सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ठीक है, ऑप्शन 2 में दिया गया है, विद्यार्थी को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्यों मतलब कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, यह सबसे बेस्ट है। 5 का सी राइट आंसर। 6 का दिया गया है क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोष कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसके, सृजनशील बालक की। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। कहाँ, खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। यह उदाहरणार्थ किसका है। तो देखिए, यह उदाहरणार्थ किसका है, श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, उपरोक्त में से सभी। तो ये है श्रृंखलागत अधिगम का। ठीक है,
वह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इसमें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित इंक्लूड किया जाएगा। तो ये चारों के चारों इंक्लूड किया जा सकता है, ये सभी आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो इसमें जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो ये समाज में, इसलिए सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। किस चीज का? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, तो ये लक्षण है अवधान संबंधी बाधा एवं विकार का। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? तो संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो इसमें जो है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विधियात्मक प्रशिक्षण आंतरण, निष्पेक्षक प्रशिक्षण आंतरण, शून्य प्रशिक्षण आंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता है तो शून्य प्रशिक्षण आंतरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, उसमें पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, मानसिक विकारों का न होना। ठीक है, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ पे चारों होना चाहिए था, लेकिन एक यहाँ पे गलती होने की वजह से इसका एक ही ऑप्शन चुना जाएगा। तो इसका ऑप्शन एक सबसे बढ़िया, एकदम उत्तम, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, ठीक है, पियाजे ने जो कहा है उसके देखिए, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि शैशवावस्था की अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के विषय में कहा है। तो पियाजे महोदय संज्ञानात्मक बदलाव के विषय में कहे हैं, इनके पियाजे महोदय द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो वो बुद्धि के बारे में किया है या सृजनात्मकता के बारे में किया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन के बारे में सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। तो रुचि जन्मजात तथा अर्जित दोनों होती है। ठीक है, रुचि समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, रुचि योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं करती है।
देखिए यहाँ पे हम दो नहीं नहीं को हम गोल घेरे हुए थे, जैसे कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये जल्दीबाजी में नहीं कीजिएगा कि दोनों यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं देख कर लगा दिए सीधा आंसर। ऐसा नहीं करना है, हमको करना क्या है, समझना है इसको थोड़ा डबल। जब नहीं है तो रुचि योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, होती है। इस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है, जो कि यहाँ पे नहीं पूछा है, यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, रुचि व्यवहार में आकर्षण विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं करती है, करती है। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यताओं का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल को सीखा जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, व्यक्तित्व की बीजभूत क्षमता को जो विशेष प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति जो है एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 17 का। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में दिया गया है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। कहीं कहीं बुक में देखने को मिलेगा नाम मात्र की भूमिका है, जो कि गलत है। ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, 19 में है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो इदम है, अहम है, परम अहम है, इदम और अहम है। तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर जो होगा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह में इदम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करती है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो यहाँ पर देख लें, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करती है। हिंसा से तो निपट नहीं सकते हैं, थकान से भी निपट नहीं सकते हैं, अजनबी से निपट नहीं सकते हैं, इसलिए दबाव से निपटने में। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। देखिए यहाँ पे, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो यहाँ पे तदात्मीकरण होगा, विवेकीकरण होगा, अतिकल्पना होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अतिकल्पना होगा राइट आंसर। बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेंगे तदात्मीकरण, जो कि वो गलत है, अतिकल्पना होगा। ठीक है। इसलिए आप लोग अतिकल्पना लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालक के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। ठीक है। लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो इस जो 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के लिए बनाया गया है, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब विचार पेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी।
तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किसकी सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टार्मिंग मतलब विचार वेस लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ठीक है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं होते हैं बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। इसका जो राइट आंसर होगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो यहाँ पे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009, इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक शिक्षक को, एक अध्यापक को प्रति सप्ताह, ठीक है, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 के बारे में हमने बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो ये पूरा करना होगा उपरोक्त सभी। 26 का डी इज राइट आंसर। 27 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, 27 में दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। ये आ गया एनसीएफ 2005। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ठीक है, उसके बाद है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। ठीक है, शांतिक शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। शांतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पे जो एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाएं की अनुशंसा की गई है, उसमें जो है सूचीबद्ध जो है ये है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। एनसीएफ 2005 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई थी। ठीक है, किस चीज़ पर बातचीत की गई थी देखते हैं। ज्ञान अस्थायी होता है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, ठीक है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ जो बताया गया है, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान अस्थायी होता है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकसित होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 नंबर में दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त में से सभी। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना
क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 30 में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ से ही क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ये सभी बात कही गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।